गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारत के आर्थिक विकास में इंडियन जुडिशियल सिस्टम के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। भारत का न्याय तंत्र जुडिशियल सिस्टम एकीकृत प्रणाली है, यानी यूनिटरी सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वो राज्य स्तर पर हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट्स जो जिला स्तर पर काम करते हैं, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में यानी पर्यवेक्षण में काम करते हैं। जैसे जैसे देश में आर्थिक तरक्की हुई है, आर्थिक मामले कॉम्प्लेक्स होते चले गए हैं, इनमें पेचीदगी बढ़ती चली गई है और इसीलिए कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स की यानी वाणिज्यिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। वर्तमान में पूरे देश में 5 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग हैं। अगर एक नज़र डालते हैं तो टोटल केस जो अभी विभिन्न स्तर के न्यायालयों में लंबित हैं, वो उनकी संख्या 5.3 करोड़ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लगभग 88,000 केस, हाई कोर्ट में 63 लाख केस और जो लोअर कोर्ट है उसमें 4.6 करोड़ यानी 4 करोड़ 60 लाख केस लंबित हैं। यानी सबसे अधिक लंबित केसेस लोअर कोर्ट्स में है, इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। इन्हीं सबको देखते हुए कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स वाणिज्यिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है, जिसमें सिर्फ जज ही नहीं होते हैं बल्कि उस विषय के एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञों को भी रखा जाता है, जिससे कि आर्थिक मामलों में त्वरित केस का निष्पादन हो सके। इन कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक एनजीओ है दक्ष, जो अपना रिपोर्ट सालाना रूप से प्रस्तुत करती है। इसने इस वर्ष का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक भारत के जो कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स हैं वो उनकी जो प्रक्रिया है वो शिथिल पड़ गई है, वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। दक्ष एक एनजीओ है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है और ये भारत के जुडिशियल सिस्टम के सुधार के लिए प्रयासरत है। ये यहाँ पर विभिन्न कोर्ट्स से संबंधित यानी विभिन्न न्यायालयों अदालतों से संबंधित डाटा इकट्ठा करती है, यहाँ जुडिशियल सिस्टम के सुधार के लिए प्रयास करती है और आम नागरिकों को सहयोग प्रदान करने का भी कार्य करती है। देश में कई प्रकार के कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है, जिसमें एनसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, यानी कॉरपोरेट मामलों के अगर केस हैं या कंपनियों से संबंधित केस हैं तो उसकी सुनवाई एनसीएलटी में होती है। यहाँ पर एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर कोई पक्ष एनसीएलटी के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो वो एनसीलैट यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपना केस ले जा सकती है। इसके बाद दूसरा डीआरटी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है। इनकम टैक्स के मामले में इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है। टीडीसैट ये विशेषकर टेलीकॉम डिस्प्यूट्स के लिए, जो दूरसंचार मामलों में कोई विवाद है तो वहाँ पर सेटलमेंट और एपेलेट ट्रिब्यूनल के रूप में काम करता है। उसी तरह से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड के परिदृश्य में जो नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर किसी भी निवेशक को या किसी कंपनी को यहाँ पर कोई आपत्ति है तो वो इसके निराकरण के लिए सैट यानी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है। तो इतने प्रकार के कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स देश स्तर पर कार्यरत है। दक्ष जो संस्था है उसने रिपोर्ट किया है कि अभी भारत में 3.56 लाख मामले लंबित हैं और इन लंबित मामलों में जो धनराशि इन्वॉल्व है वो 24.72 लाख करोड़ है और ये राशि पूरे भारत के जीडीपी का लगभग 7.48% है। इसका मतलब है कि कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स में बहुत बड़ी मात्रा में केसेस हैं, बहुत बड़ी संख्या में केसेस हैं और उसमें बहुत बड़ी धनराशि फंसी हुई है, जिसका निराकरण वहाँ पर समय से नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि इन लंबित मामलों के कारण देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है। भारत जो अभी नियर फ्यूचर में आने वाले समय में एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप करना चाहता है, वहाँ पर अगर बड़ी मात्रा में धनराशि फंसी हुई रहेगी जिसका उपयोग जीडीपी के ग्रोथ में नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से वो भारत के आर्थिक विकास पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा।
इसके मुताबिक कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है बनाने का, जो उद्देश्य है वो है कि कंपनी और अन्य वित्तीय मामलों में फाइनेंशियल मैटर्स का निपटारा समय पर हो सके, जहां पर विशेष दक्षता यानी जो एक्सपर्टीज हैं, न्यायाधीश जो एक्सपर्ट जजेस हैं और जो एक्सपर्ट्स होते हैं विशेषज्ञ उन मामलों के, तो इनके इन्वॉल्वमेंट से वहाँ पर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनका समय से टाइम बाउंड मैनर में निपटारा हो सके, ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी आर्थिक प्रशासन को सिंप्लीफाई करना, सुगम बनाना और इस प्रक्रिया में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखना। देखिए, भारत के आर्थिक विकास में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो छोटे इन्वेस्टर हों या फिर बड़े इन्वेस्टर हों, चाहे वो देश के हों या देश से बाहर के हों, उन सभी के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना भी इन कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स का एक महत्वपूर्ण जवाबदेही है। तीसरा उद्देश्य सामान्य अदालतों, जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं, उनके बर्डन को कम करना, यानी उन पर जो केस का बोझ है उसको भी कम करना है। अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग 5.3 करोड़ 5 करोड़ 30 लाख केस अभी भारत के विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। तो यहाँ पर अगर आर्थिक मामलों के कुछ वैसे केस हों और उनका निपटारा वाणिज्यिक न्यायाधिकरणों के माध्यम से होता है, तो निश्चित रूप से जो नॉर्मल कोर्ट्स हैं उनके बर्डन को, उनके बोझ को भी कम किया जा सकता है। ऐसी अपेक्षा की गई थी कि कंपनी या शेयर धारक और जो टैक्स पेयर हैं, इनसे संबंधित विवादों का समाधान कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल के माध्यम से हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए एनसीएलटी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल था, वहां पर वादों के निपटारे के लिए समय सीमा सरकार के द्वारा तय की गई थी 330 दिन, लेकिन औसतन देखा गया है कि एक केस के निपटारे में 752 दिन यानी 752 डेज का यहाँ पर समय लगा है। तो निश्चित रूप से दोगुने से भी अधिक समय तक वो केस एनसीएलटी में फंसा रहा है। उसी तरह डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जो समय सीमा तय की गई है वो 180 दिन है, लेकिन ऐसा देखा गया है दक्ष जो संस्था है उसके रिपोर्ट में कि मात्र 15% ही केस ऐसे थे जिनका निपटारा समय से यानी 180 दिन में कर दिया गया था। बाकी जितने भी केसेस हैं यानी लगभग 85% केस हैं जिनका निपटारा 180 दिन तक नहीं हो पाया था। तो निश्चित रूप से जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति में वह असफल रहा है। यहां पर एक अलग समस्या डिसीजन की गुणवत्ता से भी संबंधित है। ट्रिब्यूनल में दरअसल विशेषज्ञों की कमी का वहां ब्यौरा दिया गया है। माना जा रहा है कि वहां पर रेगुलर स्टाफ, जो नियमित स्टाफ होते हैं, नियमित कर्मी, इनकी कमी है और वहां अधिकतर संविदा कर्मी हैं। तो संविदा कर्मियों के भरोसे अगर ट्रिब्यूनल्स को चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से यहां पर यह भी एक बड़ी समस्या है। इसका तीसरा कारण क्यों इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो वहां माना जा रहा है कि सरकार और न्यायपालिका यानी एक तरफ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ जो जुडिशियल सिस्टम है, इसके बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का अभाव है। अगर सरकार के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन की भावना नहीं होगी तो निश्चित रूप से इसका असर डिफरेंट फंक्शंस पर, अलग अलग कार्यों पर दिखेगा। इसका परिणाम क्या है, तो सबसे जो दो महत्वपूर्ण परिणाम इसके कारण हो सकते हैं, उसमें पहला है देश के आर्थिक विकास में बाधा। निश्चित रूप से अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो इस तरह के मामले जो कि जीडीपी के ग्रोथ को रोकते हैं, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को, चाहे वो देश के हों या बाहर के इन्वेस्टर हैं, उन सभी के कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की आवश्यकता है। दूसरा, जुडिशरी और शासन यानी गवर्नमेंट के प्रति आम नागरिकों में विश्वास की कमी। देखिए, कोई भी सिस्टम जो काम करती है तो निश्चित रूप से वहां पर वहां की जनता का भरोसा सबसे बड़ा माध्यम होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉपुलर जो परसेप्शन है, जो वहां की जनता का एक पक्ष है, जो उनकी आस्था है, अगर किसी भी कारण से वो आस्था का ह्रास होता है यानी ट्रस्ट डिफिसिट होता है, तो निश्चित रूप से ये उसके दुष्परिणाम के रूप में देखा जाएगा।
सॉल्यूशन क्या है? तो समस्या में ही सॉल्यूशन होता है। तो जो जो कमियां दिखी हैं, उन कमियों को अगर सरकार और न्यायपालिका मिलकर दूर करती है तो निश्चित रूप से समाधान प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहला, सरकार न्यायपालिका में समन्वय की आवश्यकता है। समन्वय अगर स्थापित होता है तो निश्चित रूप से स्टाफिंग, यानी वहाँ पर जो नियमित कर्मी हैं या कर्मियों की जो आवश्यकता है, उसकी बहाली सुनिश्चित हो पाएगी। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। निश्चित रूप से चूंकि कॉमर्शियल ट्रिब्यूनल्स विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रयोजनों के लिए, यानी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जानकार विशेषज्ञों को समय से ससमय बहाल करने की आवश्यकता है, उनके नॉलेज को यूज करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है लॉज एज पर प्रेजेंट डे नेसेसिटी, यानी वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार नियमों को बनाए जाने की आवश्यकता है। एक सजेशन दक्ष इंस्टीट्यूट ने यह भी दिया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ई कोर्ट परियोजनाओं को और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन कुछ देशों ने इसका प्रयोग किया है और त्वरित प्लस गुणवत्तापूर्ण यानी फास्ट एंड क्वालिटेटिव जो डिसीजन है वहां पर ई कोर्ट परियोजना और एआई के प्रयोग से किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है, प्रयोग करना शुरू किया है। और एआई का जो उपयोग है वो मूल रूप से दस्तावेज तैयार करने यानी कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन और डाटा समीक्षा, डाटा एनालिसिस में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ सजेशन भी दक्ष इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो निश्चित रूप से भारत के आर्थिक विकास में जो जुडिशियल सिस्टम है, स्पेशली जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनका महत्व है। कई प्रकार के ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई है और गवर्नमेंट और जो ट्रिब्यूनल्स हैं या स्पेशली जो जुडिशियल सिस्टम है, इसके बीच अगर कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, प्लस आज के समय की आवश्यकता के अनुसार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से भारत की आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं जो पूछे जा सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो प्रश्न है, देश के आर्थिक विकास में भारतीय न्याय व्यवस्था के महत्व की समीक्षा करें। ये 250 वर्ड में आप इसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। रिव्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इस प्रश्न को आप लिखने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस डिस्कशन के माध्यम से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करने का, शेयर करने और सब्सक्राइब करने का आप कष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।